हेडिंग हमारी ये है कि समाक्षी प्रणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, कैसे उसको हम ज्ञात करेंगे। समाक्षी प्रणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण। पहले बात तो ये समझ लीजिए कि समाक्षी प्रणालिकाएं होती क्या हैं। समाक्षी का मतलब ये होता है जिनका एक्सिस एक ही दिया गया हो। जैसे हम सपोज करें कि एक प्रणालिका ये हो गई और दूसरी प्रणालिका ये हो गई, है ना, तो इनका जो एक्सिस होना चाहिए वो बिल्कुल एक ही होना चाहिए, मतलब इसी लाइन पे सीध पे हूं। ऐसा ना कर दें कि एक प्रणालिका ऊपर कर दिया आपने, एक को नीचे कर दिया, तो फिर वो समाक्षी नहीं होगा। एक एक पॉइंट को समझना है कि समाक्षी का मतलब ये होता है जिनका एक्सिस क्या हो, एक ही हो, जिनका अक्ष एक ही हो, मतलब एक ही उस पर रखी गई हो। आपने कहा दो प्रणालिकाएं हैं, तो दो प्रणालिकाओं में पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। दोनों की लंबाइयों को क्या माना गया, एल। इसकी भी एल है और इसकी भी लंबाई एल हो गई। दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान मान लिया गया कि इसका भी ए होगा और उसका भी ए हो जाएगा, मतलब इसका भी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ए है और दूसरी वाली का भी क्या है, ए है। फेरों की संख्या अलग मानी गई है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 है और दूसरी कुंडली में क्या है, N2 है। अगर पहली कुंडली में धारा प्रवाहित कौन सी हो रही है, I1, और दूसरी में कौन सी प्रवाहित की जा रही है, I2, तो कंडीशन होगी क्या। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस पहली कुंडली में धारा कितनी है, I1, तो इस I1 धारा के कारण हम ये ज्ञात करें कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो आपने लिखा कि पहली प्रणालिका में प्रवाहित धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहली कुंडली में धारा कौन सी है, I1, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो निकल के आएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, B1। B1 बराबर हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट N1 I1 बटे L। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसका प्रभाव यहां भी होगा और यहां भी होगा, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहां पर फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा उसका मान निकाल लेना है। तो आपने लिखा कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहली प्रणालिका से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, पहली वाली से, ठीक है, तो पहली वाली क्या लिख देंगे यहां पर, φ2 बराबर क्या हो जाएगा, N2B1A। N2 किसके लिए है, दूसरी के लिए है, तो यहां पर दूसरी प्रणालिका कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी प्रणालिका के से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर कितना हो जाएगा, N2B1A। N2 क्या हो गया, दूसरी का हो गया ना, तो यहां पर N2 रख देंगे। B1 का मान आप ये रखेंगे और A आपका ऑलरेडी ऐसे ही रखा जाएगा। φ2 क्यों किया गया, क्योंकि तुमने चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न किया, धारा कहां प्रवाहित हुई, पहली कुंडली में हुई, तो इस पहली कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके कारण फ्लक्स कहां उत्पन्न हो रहा है, दूसरी में, तो वहां पर क्या करेंगे, हम N2 कर देंगे। जैसे इसमें क्या किया गया था कि B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहली कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, मतलब धारा जब इसमें बहेगी तो चुंबकीय फ्लक्स हम यहां ज्ञात करेंगे और जब धारा इसमें बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र हम यहां ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये अंतर दोनों में रहेगा। तो यहां पर हो गया क्या, N2B1A के। अब ये N2 को ऐसे रखेंगे, B1 का मान रखेंगे, A हमारा ऐसे ही आ जाएगा। N2 है तो इसको साथ में कर दीजिए, म्यू नॉट पहले लिखेंगे, N1 N2 I1 A अपान कितना हो जाएगा, L। अच्छा, ये पहले ही पढ़ चुके हैं अभी इसके पहले वाली हेडिंग में कि φ2 किसके बराबर होता है, MI1 के। तो φ2 की जगह पर क्या रखेंगे आप, MI1, तो ये I1 से I1 क्या हुआ, कैंसिल, और M बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A अपान में L। जो अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेम वैसे ही लगा सकते हैं। जो इधर लिखा गया है वही इधर लिखा गया है। अंतर क्या किया गया है थोड़ा सा, पहली कुंडली में धारा कितनी थी, I1, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हुआ, B1। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली में फ्लक्स आपने निकाला, इसलिए यहां पर N2 लगाया गया, ठीक। अब क्या कह रहे हो कि यदि दूसरी कुंडली में धारा कितनी हो जाए, I2, जब इसमें धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, दूसरी कुंडली, और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रही है, B2 बराबर म्यू नॉट N2 I2 अपान में L हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहली वाली में फ्लक्स निकालिए, ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, φ1। अब φ1 बराबर क्या हो गया, N1B2A। N1 क्यों किया गया, क्योंकि पहली कुंडली में निकाल रहे हो। यहां पर N2 क्यों किया गया, क्योंकि हम दूसरी में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना। अब φ1 बराबर क्या होता है आपका, MI2 का मान यहां बराबर कर दीजिए, I2 से I2 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, और M बराबर क्या निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A अपान में L। क्या इन दोनों सूत्रों में समानता नहीं दिख रही, बिल्कुल सेम ही तो है, म्यू नॉट N1 N2 A अपान में L, म्यू नॉट N1 N2 A अपान में, दोनों बराबर आ गए। अब आप ये कह सकते हैं इसमें कहीं पर भी I आया,
आई का प्रयोग ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण जो हो रहा है या धारा पर निर्भर नहीं कर रहा। निर्भर किस पर कर रहा है? म्यू नॉट पर। म्यू नॉट क्या है? माध्यम। N1 इंटू क्या है? फेरों की संख्या। ए क्या है? क्षेत्रफल पर। और एल क्या है? लंबाई पर। तो दो समाक्षीय प्रणालिकाओं का जो अन्योन्य प्रेरण होता है वह उसके माध्यम पर, फेरों की संख्या पर, क्षेत्रफल पर और लंबाई पर निर्भर नहीं करता। वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि धारा किसमें प्रवाहित हो रही है, चाहे आप इसमें प्रवाहित करो चाहे उसमें प्रवाहित करो, क्योंकि यहां पर कहीं पर आई आ ही नहीं रहा है। अगर I1 I2 आता तब तो निर्भर करता, जब I1 I2 नहीं है तो निर्भर नहीं करेगा। ये आपका जो है छोटा सा आर्टिकल है। ठीक है, क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक एवं स्वप्रेरण गुणांक में संबंध। आपने इस चैप्टर में स्वप्रेरण गुणांक भी पढ़ लिया और आपने इस चैप्टर में अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है? इस हेडिंग में इन दोनों गुणांकों में संबंध निकालना है कि आखिरकार रिलेशन क्या होती है। क्योंकि पहली कुंडली को हमने माना, यहां पर क्या है? दो कुंडलियां हैं और हमने माना कि पहली कुंडली में जो लंबाई दी गई है वो क्या है? एल है। और दूसरी कुंडली की भी लंबाई को क्या माना गया? एल माना गया। इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दोनों का समान माना गया। दोनों कुंडलियां जो है जब भी मानेंगे आप तो उनकी लंबाइयां बराबर मान लीजिए और उनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी बराबर मान लेंगे। ठीक, फिर आपने कहा कि पहली कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? N1 है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? N2 है। ठीक है, पहली कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है? I1 है। दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है? I2 है। ठीक, अब जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, हम सिर्फ मानते हैं कि अभी पहली कुंडली है, हमारे पास दूसरी कुंडली नहीं है, तो जब पहली कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? स्वप्रेरण। तो हमने लिखा कि पहली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, और स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? L1 बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L होता है। तो यहां पर N1 कर देंगे क्योंकि फेरों की संख्या क्या दी गई है? N1 दी गई। जब पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करोगे, चेंज करोगे, तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। तब वहां पर हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। आपने लिखा कि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फार्मूला क्या है? M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपान में L। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। जो बातें आपने इन दोनों समीकरणों में लिखी हैं सेम वही बातें आपको फिर लिखनी है। कैसे? अब आप ये कह रहे हैं कि दूसरी कुंडली में अगर प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाए? I2, तो उसके कारण दूसरी कुंडली का स्वप्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। और उसको क्या कर दिया गया कि दूसरी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा? L2 बराबर म्यू नॉट N2 स्क्वायर A अपान L, क्योंकि पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 थी और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो गई? N2 हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद में जब दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में चेंज करोगे तो पहली कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा और फिर यह घटना क्या हो जाएगी? अन्योन्य प्रेरण हो जाएगी। तो यहां पर हमने लिखा कि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यह आपका हो गया M बराबर म्यू नॉट N1 N2 A अपान में L। यहां से यह आ गया समीकरण नंबर हमारा 4। ठीक, 1 2 3 4 समीकरण बन गए। अब हमें करना क्या है? हमें समीकरण 1 और 3 की गुणा करनी है, समीकरण 2 और 4 की गुणा करनी है। मतलब स्वप्रेरण गुणांक की स्वप्रेरण गुणांक से और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की अन्योन्य प्रेरण गुणांक से। तो यहां लिख देंगे आप क्या? समीकरण 1 और गुणा किसकी करेंगे आप? 3 की। 1 और 3 की। तो जब L1 की L2 में गुणा करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? ये L1 इंटू L2। ठीक, इसका मान क्या रखेंगे? म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बटे कितना? L हो गया। इसका मान क्या रखेंगे? म्यू नॉट N2 स्क्वायर A अपान में L, या हम इसको ऐसे लिख दे L1 इंटू L2 बराबर म्यू नॉट 2 बार आया तो क्या हो जाएगा? ये म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका? N2 स्क्वायर और A स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? L स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 5। क्लियर? अभी आपने समीकरण 1 और समीकरण 3 की गुणा की, तब ये क्वेश्चन निकल करके आ गई। अब आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 और 4 की गुणा करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और इसकी आप गुणा कर दीजिए किससे? 4 से। समीकरण 2 में लिखा है M और इधर भी लिखा है M, तो जब M का M में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये M स्क्वायर। क्लियर? बराबर
इसकी गुणा करेंगे तो इसका मान रखेंगे, फिर इसका मान रखेंगे, क्या हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 a बटे किसके l के, और दूसरे m का जब मान रखोगे तब भी यही आ जाएगा म्यू नॉट n1 n2 a अपान में l के। क्लियर। अब ये हो गया देखिए m स्क्वायर बराबर म्यू नॉट का म्यू नॉट में किया तो म्यू नॉट स्क्वायर, फिर n1 स्क्वायर, फिर n2 स्क्वायर, और a का में किया तो a स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 6। अब अगर ध्यान से देखोगे समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6, इन दोनों की जो राइट साइड है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। म्यू नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर a स्क्वायर बटे l स्क्वायर, यहां पर म्यू नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर a स्क्वायर अपान में l स्क्वायर बराबर आया। तो हम यहां लिखेंगे अब क्या, समीकरण नंबर 5 व 6 से, 5 व 6 से, है ना, जब दोनों की राइट साइडें बराबर हो गई तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो m स्क्वायर है आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, L1 इंटू L2 के, और जब हमारा स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा, हमारा अंडर रूट आ जाएगा। तो m बराबर हमारा फार्मूला क्या आ गया, रूट के अंदर में L1 इंटू L2। यही हमारा क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक में संबंध। L1 क्या था, पहली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, L2 क्या था, दूसरी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, और M क्या था, इन दोनों कुंडलियों का क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इतनी बात क्लियर हो गई। जनरली इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि M जो होता है यह प्रोपोर्शनल होता है रूट में किसके, L1 इंटू L2 के। आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू लेकर के आते हैं, तो यहां पर भी हम कांस्टेंट वैल्यू लेकर के आ जाएंगे। तो m इजकल टू ये हो जाएगा k, और रूट में कर देते हैं क्या, L1 इंटू L2। अब ये जो k है, इस k को हम क्या कहते हैं, यहां लिख देंगे, जहां k, इसको हम कहते हैं युग्मन गुणांक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, युग्मन गुणांक कहेंगे। युग्मन गुणांक का मतलब तात्पर्य ये होता है कि जो फ्लक्स होगा वो कैसे निर्भर करेगा, इस पर ध्यान देना है। ठीक है। तो युग्मन गुणांक का मान होता क्या है, अगर मान लीजिए हमारी दो कुंडलियां हैं और दोनों कुंडलियां बिल्कुल सेम साइज की हो जाएं, सेम आकार की हो जाएं, और एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर देंगी, तो यहां पर जो k का मान होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1। और जब k का मान 1 रखेंगे तो यही इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों, k का मान 1 से कम ही होता है। कारण कि पहली कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स k का मान 1 कब हो रहा है, समझ लीजिएगा, k का मान 1 तब होगा जब पहली कुंडली से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो है कुंडली 2 में जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि कुंडलियों के बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है, और गैप होने से क्या होता है कि कुछ चुंबकीय बलरेखाएं जो है इधर उधर बिखर जाती हैं, तो पूरा का पूरा फ्लक्स इस कुंडली से गुजरता नहीं है। जब पूरा फ्लक्स इस कुंडली से गुजरेगा, मतलब जितनी चुंबकीय बलरेखाएं यहां बने उतनी ही पूरी इसमें एंट्री कर जाएं, तब तो k का मान 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए जो है सामान्यतः k का जो मान होता है वो 1 से कम ही होता है। ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग क्या थी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक में संबंध।